दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। और आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और इसको भी प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपाए हुए हैं अपने अंदर। इसके अंदर बहुत आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर है बहुत, ये खुद अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और मजा आ जाएगा आपको ये चैप्टर सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हीट को। तो सबसे पहला आप समझ लेते हैं कि हीट कहते किसको है। तो एक्चुअली जिस तरह से आपने लाइट पढ़ा, इसी तरह से हीट भी है। आपने साउंड भी पढ़ा, तो साउंड क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह से हीट भी एक क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। हीट एनर्जी की फॉर्म है जो कि दो बॉडीज के बीच में फ्लो होती है। दो बॉडीज ए और बी है, इनके बीच में फ्लो होगी। कब फ्लो होगी? जब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अलग अलग होगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जो होती है फ्लो होती है। हीट ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ को चलती है। तो ये हो गई हीट के बारे में बेसिक नॉलेज। अब आगे देख लेते हैं कि क्या है W/H, जिसको जूल कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर जूल, हिंदी में जूल नियतांक कहते हैं इसको, कभी कभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो क्या होता है W/H? अगर W वर्क है और H हीट प्रोड्यूस हो रही है वर्क करने से, तो W/H कहलाएगा J। W/H क्या कहलाएगा? J, जिसका मतलब होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर W वर्क कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई बॉडी है उसके ऊपर W वर्क किया है और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए, गर्माहट आ जाए उसके अंदर। सपोज दैट आप किसी पत्थर पर जो है वर्क कर रहे हो, हथौड़े मार रहे हो, तो जाहिर सी बात है पत्थर गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से आप किसी बॉडी पर वर्क कर रहे हो और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो W/H जितना आपने वर्क किया है वो और जितनी उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों का रेशो जो कहलाएगा वो J कहलाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने अगर एक कैलोरी हीट कंज्यूम किया है अपनी बॉडी से, एक कैलोरी हीट कंज्यूम किया है, तो लगभग आपने, या फिर एक कैलोरी जो है हीट इंक्रीज कर दिया आपने, तो लगभग आपने 4.186 जूल वर्क किया होगा। तो अल्टीमेटली ये इसको वाइस वर्सा इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो एक कैलोरी होती है वो 4.186 जूल के बराबर होती है। मतलब अगर आपने एक कैलोरी खर्च कर दी अपनी बॉडी से, तो आपने इतना वर्क करना ही होगा। तो या फिर ये कहें कि इतना वर्क करने के लिए एक कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो एक कैलोरी बराबर होती है अल्टीमेटली 4.186 जूल के बराबर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। कैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है मैं वो बता देता हूँ। एसएससी वगैरह पूछता है इसको, एसएससी में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई टेक्निकल एग्जाम होता है, जैसे कि रेलवे के अंदर बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स हैं, उनके अंदर भी ये पूछा जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि टेक्निकल रहता है। इसमें फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे जो निकल कर आई ये चीज वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक कैलोरी बराबर जो होती है, कैलोरी बराबर जो होती है 4.186 जूल के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप डायरेक्ट याद रखें। अब कुछ हमारे पास यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सीजीएस यूनिट हो गई, या फिर एफपीएस यूनिट हो गई, एमकेएस यूनिट हो गई, ये सब चीजें होती हैं। तो सीजीएस यूनिट में जो कैलोरी होती है, सीजीएस कैलोरी जो होती है वो सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं हम। तो कैलोरी क्या होती है? कैलोरी जो होती है, इट इज ए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। ये आपको अंडरलाइन करना, 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर जो कि आपने अमाउंट में लिया है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी आपको पता चल गया होगा कितनी होती है। तो ये थी 1 कैलोरी। कैलोरी जो होती है वो सीजीएस यूनिट है। कैलोरी जो होती है वो सीजीएस यूनिट है। अच्छा, इंटरनेशनल कैलोरी की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल कैलोरी जो बात की गई है वो एक स्टैंडर्ड लिया गया है। स्टैंडर्ड क्या लिया गया है कि अगर आपके पास कोई 1 ग्राम प्योर वाटर है, उसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से
5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, हीट जितनी भी रिक्वायर्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कैलोरी। तो ये इंटरनेशनल कैलोरी के बारे में। तो इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर पहले से ही 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए ताकि आप उसको हीट दें और ये 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही कहलाएगा इंटरनेशनल कैलोरी। और ये 1 ग्राम वाटर के लिए ही होती है। अगर एफपीएस की बात की जाए तो फुट पॉइंट सेकंड, ये भी एक यूनिट है। तो फुट पॉइंट सेकंड में इसका जो यूनिट निकल कर आया है कैलोरी का, वो आया BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पॉन्ड ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 पॉन्ड ऑफ वाटर का, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो कहलाएगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मतलब 1 BTHU। और इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि 1 BTHU कितने के बराबर होता है। तो 1 BTHU जो बराबर होता है वो 252 कैलोरीज के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यूनिट है। 252 कैलोरीज जब इकट्ठी होंगी तब जाकर 1 BTHU बनेगा। और 1 कैलोरी मैं आपको बता चुका हूँ 4.186 जूल के बराबर होती है। तो ये दोनों हमने तो पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नया पढ़ते हैं थर्म के बारे में। तो ये थर्म क्या होता है, जब 10⁵ BTHU जुड़ जाते हैं तब जाकर एक थर्म बनता है। तो एक थर्म बराबर क्या होता है 10⁵ BTHU। 1 पौंड कैलोरी की बात करते हैं तो ये 453.6 कैलोरी के बराबर होता है। 1 पौंड कैलोरी बराबर होता है 453.6 कैलोरी। तो ये आपको सबको ध्यान रखना है क्योंकि इस चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई सा भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। देखो ल्यूसेंट का जो कुछ ल्यूसेंट के अंदर लिखा हुआ तो ये बहुत कम लिखा हुआ होता है। साइंस का किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बहुत कम लिखा हुआ होता है, ना तो इसके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं और ना इसके अंदर कुछ भी और मतलब याद करने के लिए होता है, बस जनरल होता है। तो ये जनरल तो हमें 101% पता ही होना चाहिए। हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि हमारी ट्रेड जो है वो बीए की है, हमने बीए वगैरह किया हुआ है, या फिर हम आर्ट साइड से हैं। आर्ट साइड वालों को भी ये टफ नहीं लगेगा। मैं इतने सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो ये सबके लिए है, ये जनरल है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो तो इसको रट लें, समझ लें, मतलब अच्छे से समझ के रट लें। रटने का मेरा मतलब है कि बार बार जब उस चीज को समझेंगे आप तो आपको ऑब्वियस है वो चीज रट जाएगी। जो चीज अच्छे से समझी हुई होती है उसको आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाते हो तो समझ लो आपको वो रट गया। आगे देख लेते हैं इस चैप्टर में और क्या है। इसमें अगला टॉपिक आता है टेम्परेचर के बारे में। देखिए टेम्परेचर एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा सवाल है कि हर कोई बच्चा इसमें जवाब नहीं दे पाता। तो आज आप भी अच्छे से समझ लीजिए टेम्परेचर कहते किसको है। देखो जो ल्यूसेंट में लिखी हुई डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है टेम्परेचर को जानने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर है क्या। एक्चुअल में जो किसी भी लिक्विड का या किसी भी पदार्थ का आप टेम्परेचर चेक करने के लिए जा रहे हो तो उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो मीन वेलोसिटी है, उनकी अपनी खुद की वेलोसिटी होती है, मतलब रैंडमनेस। एक मतलब ये खुद ब खुद चलते रहते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये खुद ब खुद जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ को चलते रहते हैं। अब क्या है जो इनकी वेलोसिटी है, तो मीन वेलोसिटी है, फिर आप ये कहें कि जो इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी है वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, इनकी जो मीन वेलोसिटी फिर मीन काइनेटिक एनर्जी है वही क्या है, वही टेम्परेचर है। तो एक्चुअल में जो टेम्परेचर आता है वो एटम्स के मूवमेंट की वजह से आता है, मूवमेंट की वजह से आता है, एटम की रैंडमनेस की वजह से आता है। तो टेम्परेचर क्या है, इट इज अ फिजिकल कॉज, इसलिए इसको फिजिकल कॉज क्या कहा गया है कि ये एक फिजिकल कॉज है जो डिसाइड करता है कि जो बॉडी है, दो बॉडी हैं, उनमें जो हीट है किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो वो ये बताता है टेम्परेचर। अब देखिए मेरे पास ये बॉडी है जिसके अंदर रैंडमनेस बहुत ही ज्यादा है और एक ये है जिसके अंदर रैंडमनेस थोड़ी सी कम है। तो आप खुद बताइएगा कि रैंडमनेस किस में ज्यादा है तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, और रैंडमनेस किस में कम है तो टेम्परेचर किसका कम होगा। तो रैंडमनेस है इसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स बहुत तितर बितर हो रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स नहीं हो रहे। तो इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, तो इनके पास मीन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, इनके पास मीन काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम। तो यहाँ से इधर को जो है एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हीट जो फ्लो होने वाली है वो कहाँ से कहाँ को होने वाली है।
दो बॉडी आपके पास रही है, बॉडी ए और बॉडी बी, और तो हीट जो फ्लो होगी वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ को होगी। सपोज दैट मेरे पास ए बॉडी है, कोई ए बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है और एक बी बॉडी है जिसका टेम्परेचर लो है, तो ए बॉडी की तरफ से बी बॉडी की तरफ क्या जाएगी, हीट जाएगी। तो ये सब कुछ टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर ये होता है जो उनकी रैंडमनेस है या फिर मॉलिक्यूल्स के जो मीन वेलोसिटी है या मीन काइनेटिक एनर्जी है। तो वो देखो, मीन वेलोसिटी, मीन काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के बाय प्रोडक्ट हैं, इसलिए मैं उनको यूज कर रहा हूं। तो उनकी वजह से आया है टेम्परेचर। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को या फिर इस रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस बनाई गई हैं, थर्मामीटर बोलते हैं उनको। जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं उनको थर्मामीटर बोलते हैं। और इन थर्मामीटर्स को हमने डिवाइड किया है कई स्केल्स में। स्केल मतलब थर्मामीटर। तो हमारे पास कई सारे थर्मामीटर हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट तो हम जनरली लेते हैं। एक वो पॉइंट लेते हैं जिस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, और एक वो पॉइंट लेते हैं जिस पर वाटर बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं जिस पर बॉईल होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हमारे पास ये स्केल है जिसका अपर फिक्स्ड पॉइंट ये है और लोअर फिक्स्ड पॉइंट ये है। तो सबसे पहले हम सेल्सियस के बारे में पढ़ते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, रियामूर और केल्विन और रैंकाइन, ये स्केल है यहाँ पर। तो हमने सबसे ज्यादा जो पढ़ा है वो पढ़ा है सेल्सियस के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में और केल्विन के बारे में, और यही आज तक पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा ये पे स्केल और पढ़ते हैं, ये वाले रियामूर स्केल और रैंकाइन स्केल, इन दोनों स्केलों के बारे में और पढ़ लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप भी अब आज आप डिग्री वालों की कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी ये सारे के सारे 5 के 5 स्केल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक पढ़ेंगे। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो पॉइंट है जिस पर वाटर बॉईल होने स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, सेल्सियस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आकर बॉईल होता है पानी। अगर वहीं फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है। ये आपको लिमिट पता होंगी, और नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इनको याद कर लें। और वहीं अगर रियामूर की बात की जाए तो रियामूर में क्या होता है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये रियामूर स्केल जो है कुछ नहीं है, ये फ़ारेनहाइट स्केल की ही बात की जा रही है। तो आप समझ रहे होंगे कौन से स्केल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या होगा, केल्विन स्केल में 373 डिग्री, 373.15 केल्विन पे जाकर जो है ना वाटर बॉईल होने स्टार्ट होता है। और वहीं रैंकाइन की बात की जाए तो रैंकाइन में 672 डिग्री रैंकाइन पे जाकर बॉईल होता है। तो ये था अलग अलग स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब देख लेते हैं, अब इसमें कुछ देख लेते हैं कि इसके बीच में इंटरवल कितने होते हैं। देखो, अगर सेल्सियस स्केल की बात की जाए तो सेल्सियस पैमाने पे जो खाने बने हुए होते हैं ना, वो 1-1 डिग्री के बने हुए होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, इसी तरह से 100 डिग्री तक होते हैं। तो इसके अंदर जो डिवीजन होते हैं वो 100 डिवीजन होते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में डिवीजन होते हैं 180। और वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में, रियामूर में जो होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट चलता है, लेकिन ये रियामूर स्केल है, ये RA होना चाहिए था यहाँ पर। मैं इससे पहले शायद कुछ और बता दिया। यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा हुआ, रैंकाइन का RA है तो यहाँ पर R दिखाइएगा आप इसको। ये आप कुछ भी नोट कर सकते हैं इसको यहाँ से। तो इसको मैं एक बार रिपीट लगवा देता हूँ कि अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और रियामूर की बात की जाए तो वहीं 80 डिग्री रियामूर है। तो बॉइलिंग पॉइंट हर स्केल पर अलग अलग आ रहा है। वहीं रैंकाइन के अंदर 672 डिग्री था, 672 डिग्री रैंकाइन है, RA रैंकाइन के लिए आता है। और रियामूर का कुछ अलग ही चलता है, रियामूर का कुछ अलग ही नोटेशन होता है, यहाँ पर कुछ अलग होता है। तो ये 80 डिग्री है, आपको बस ये याद रखना है कि 80 डिग्री रियामूर पे जाके बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो ये 80 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और केल्विन का तो आप जानते ही होंगे, 373.15 केल्विन होता है। तो रियामूर स्केल के अंदर जो होते हैं ना वो 80 डिवीजन होते हैं। सबसे ज्यादा डिवीजन जिसके अंदर होंगे वो ज्यादा अच्छे से मेजर कर सकता है टेम्परेचर को, जैसे कि फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं वो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ज्यादातर। जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक, उनकी जो चेक करते हैं बुखार को, कितना बुखार है, तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो वो 104, 98, 105 बताते हैं, तो वो इसी स्केल के थ्रू बताते हैं। रैंकाइन के अंदर 180 डिवीजन होते हैं, वहीं केल्विन के अंदर 100 डिवीजन होते हैं।
तो 373.15 केल्विन पर जो है 15 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। वही रैंकाइन पे 672 होता है और रीमूर पे होता है 80। रीमूर पे मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि आप बाकी स्केल को तो बता सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो इससे बनने वाला है क्वेश्चन रीमूर पे। अब इनके देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए डिवीजन हमने पढ़ लिया, इनके बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया वाटर का। अब वाटर का हम देख रहे हैं लोअर फिक्स पॉइंट क्या है वाटर का, मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और ये क्या है, देखो ये अब आया है यहाँ पर, वहां पर उन्होंने गलत दिखा रखा था। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर R होता है, तो ये ऊपर गलत दिखा रखा था उन्होंने, फ़ारेनहाइट बना रखा था, जबकि R होगा मतलब रियामुर। अब यहाँ पर 0 डिग्री रियामुर होता है किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर बात की जाए केल्विन में तो 273.15 केल्विन होता है, और रैंकाइन में 492 डिग्री जो होता है वो रैंकाइन होता है इसके अंदर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़े से ये जो दिखाए हैं ना यहाँ पर, ये दिखाए हैं इनके कन्वर्जन, इनके दिखाए कन्वर्जन के एब्सोल्यूट 0 कितना होता है। तो एब्सोल्यूट 0 जो होता है वो एक्चुअली 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट 0 के हिसाब से इनके बीच में रिलेशन जो होता है ना, डिग्री केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के बीच में रिलेशन, फ़ारेनहाइट केल्विन के बीच में रिलेशन, और रियमूर और केल्विन के बीच में रिलेशन, रैंकाइन और केल्विन के बीच में रिलेशन, तो उससे वैल्यूज निकल के आएंगे। तो जो 0 केल्विन होता है ना वो 0 रैंकाइन भी होता है। 0 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री रैंकाइन, लेकिन 0 केल्विन जो होता है वो माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि जो केल्विन होता है ना वो केल्विन होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ने पर। अब देखिए जब केल्विन 0 है तो सेंटीग्रेड में कितना निकल के आ जाएगा, सेंटीग्रेड वाला अदर को जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो सी हो जाएगा माइनस के 273, सी हो जाएगा माइनस के 273। अभी पॉइंट की वैल्यू नहीं ले रहा हूं तो इसलिए माइनस के 273 आ गया। तो आप समझ गए होंगे अगर पॉइंट की वैल्यू लेंगे तो माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये होता है कन्वर्जन, होता है, कन्वर्जन से निकला है कि 0 केल्विन जो होता है वो माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एब्सोल्यूट 0 ये एब्सोल्यूट 0 है। तो ये एब्सोल्यूट 0 ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर इस दुनिया में हर चीज जम जाएगी, यहाँ तक कि गैसेस ऑक्सीजन तक की जम जाएगी। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पहुंचना बहुत नामुमकिन है, क्योंकि माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं का टेम्परेचर नहीं पहुंच सकता किसी भी हाल में। अगर ऐसा हो जाए तो जितनी ऑक्सीजन तक है वो तक की जम जाएगी इस कंडीशन पे। तो आपको समझ गए होंगे, आपने ये 5 स्केल पढ़ लिए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रियमूर, केल्विन एंड रैंकाइन। आगे देख लेते हैं इनके रिलेशन क्या है इनके बीच में, जो मैं बात कर रहा था ऊपर वो रिलेशन से निकल के आई थी। तो C माइनस 0/100 F माइनस 32/180 बराबर होता है R माइनस 0/80 और K माइनस 273/100 और R A माइनस 492/180। ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको, अब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है टेम्परेचर का। तो हमारे पास है डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट कितना था, 0। ठीक है, तो हम करेंगे C माइनस 0। इसी तरह से फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 32, तो हम करेंगे F माइनस 32। इसी तरह से रियामुर में कितना होता है, रियामुर में ये होता है 0, तो हम करेंगे R माइनस 0। फिर हम करेंगे केल्विन के अंदर के इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 273.15, तो करेंगे K माइनस 273। देखो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ली है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही रैंकाइन में बात करेंगे तो 492। अब देखेंगे कि इसके अंदर मतलब सेंटीग्रेड के अंदर कितने डिवीजन होते हैं, तो 100 डिवीजन होते हैं। और वही बात करेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर कितने डिवीजन होते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर डिवीजन होते हैं 180। तो जिस स्केल के अंदर जितने डिवीजन होते हैं ना उसको डिवाइड करते चलते हैं। तो इसके अंदर 100 डिवीजन है तो सेंटीग्रेड वालों को 100 से डिवाइड कर दिया, फ़ारेनहाइट वाले में 180 डिवीजन है तो फ़ारेनहाइट वालों को 180 से डिवाइड कर दिया। वहीं रियमूर की बात की जाए तो रियमूर में 80 डिवीजन होते हैं तो 80 से डिवाइड कर दिया। वही केल्विन की बात की जाए तो केल्विन के अंदर कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन, तो उसको 100 से डिवाइड कर दिया। वही रैंकाइन की बात की जाए तो रैंकाइन के अंदर होते हैं 180 डिवीजन,
तो उसे 180 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपको स्केल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आपको डिवीजन याद करने हैं और आपको उनकी लोअर फिक्स पॉइंट याद करने हैं, ताकि आप खुद से बना सकते हो ये फॉर्मूले खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको इनके पता है कि इनका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है तो बताइए जल्दी जल्दी, ऊपर देखे बिना, मैं ऊपर स्लाइड नहीं करूंगा, बताइएगा आप मुझे ईमानदारी से। डिग्री सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। फ़ारेनहाइट का 32, और वहीं रियामुर की बात की जाए तो 0, और केल्विन की बात की जाए 273, और रैंकान की बात की जाए तो 492। इनके डिवीजन भी आपको पता है, ठीक है। अब कुछ हैं जैसे कि सेल्सियस वाज इनिशियली सेंटीग्रेड कहा जाता था, सेल्सियस को पहले सेंटीग्रेड कहा जाता था। वाइल एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑन केल्विन डिग्री इज नॉट यूज, केल्विन के अंदर डिग्री यूज नहीं करते हैं। ये आपको देखना है, 4 ऑप्शन देती है जिसमें डिग्री लिखा हुआ होगा तो डिग्री केल्विन नहीं होता, हमेशा केल्विन ही बोलते। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी जो होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। अब देखिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऐसा और बहुत सारे मटेरियल हैं जो हम रोज यूज करते हैं जिनके फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, तो सबका तो नहीं पूछता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर्स, अलग अलग थर्मामीटर की रेंज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं मरकरी थर्मामीटर की। तो मरकरी थर्मामीटर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीजर कर सकता है। वहीं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर की बात की जाए तो देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो हम अलग अलग गैसेस भरकर अलग अलग हम टेम्परेचर स्केल बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन को यूज करूं, हाइड्रोजन भरने पर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर बनेगा जो मीजर करेगा -200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर। और वहीं अगर मैं हीलियम भर देता हूं इसके अंदर तो ये मीजर करेगा -200 से -268 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये एंड अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड विद नाइट्रोजन गैस एंड बल्ब ऑफ ग्लेज्ड पर्सिलिन, मतलब नाइट्रोजन वगैरह यूज कर लो तो और भी बहुत ज्यादा तक ये मीजर कर सकता है। तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम आपको किसी एक का याद कर लेना है, जैसे कि हाइड्रोजन का याद कर लेना है, क्योंकि अच्छी खासी रेंज है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो कि -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर करता है। और थर्मोकपल थर्मोमीटर, ये आपको सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आपको यही याद रखना, बाकी याद रहे या ना रहे। थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होता है? ये -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को नाप लेता है, थर्मोकपल थर्मामीटर। अब आता है सबसे पहले कुछ हम पायरोमीटर देख लेते हैं। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, तो पायरोमीटर क्या होते हैं? एक्चुअल में ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं। तो टोटल रेडिएशन व्हेन अ बॉडी इज एट हाई टेम्परेचर, जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होती है तो ये बहुत ज्यादा चमकीली दिखाई देती है और अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करती है। जो रेडिएशन निकलती है या फिर जो एनर्जी निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी पावर 4 के। किसकी पावर 4 के? जो टेम्परेचर बॉडी का उसकी पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं, ये इस तरह से मेजर की जाती है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। अब देखिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से हम जो है डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में तो नहीं रखते टोटल रेडिएशन पायरोमीटर को। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर सपोज दैट यहाँ पर लगा रखा मैंने टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, और ये कोई सोर्स है जहां से लाइट निकल रही, तो लाइट जब जाएगी इस पर तो ये डिटेक्ट करता है कि लाइट कितनी आ रही है, तो उसके हिसाब से ही ये टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 स्टीफन नियम के अनुसार तो ये बता देता है। अब ये क्या है? दिस थर्मामीटर इज नॉट पुट इन द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, ये बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं रखा जाता है, बट इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर बिलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकता। क्यों नहीं मेजर कर सकता? क्योंकि जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर की बॉडी होती है उसके द्वारा जो रेडिएशन का इमिशन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए ये पायरोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से हायर टेम्परेचर की अगर बॉडी है तो उसको ये बता देता है कि कितना इसका जो है टेम्परेचर होगा। अब इसमें आता है अगला टॉपिक, हीट कैपेसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन किसी दूसरे नाम से। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या था और ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनको दोनों में बारीकी देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आने वाला, आपको ध्यान से सुनते रहें। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 1 कैलोरी क्या होता।
अच्छा बताइएगा 1 कैलोरी क्या होता? तो 1 कैलोरी जो हमने देखा था वाटर पर डिटेक्ट किया गया था कि 1 कैलोरी कितना होता। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे थे तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही थी वो कहला रहा था हमारा 1 कैलोरी। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही थी वो कहला रहा था 1 कैलोरी। तो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलोरी क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा 1 कैलोरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मतलब जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हीट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 1 कैलोरी होती क्या है। तो इसका मतलब हीट को आपने काय के टर्म में डिफाइन कर दिया, कैलोरी के टर्म में। तो हीट कैपेसिटी हो गई वाटर की। अगर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। वो यहां से पता लग रहा है, ठीक है। जैसे कि ये है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जो हीट कैपेसिटी है वो हम इसी में डिफाइन करने वाले हैं, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में। लेकिन ये कैलोरी जो डिटेक्ट किया गया था, कैलोरी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो वाटर पे किया गया था। वो पता भी लग रहा है कि 1 कैलोरी या फिर जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वाटर के 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कहला रही थी हमारी 1 कैलोरी। अब देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर है ना, उसके यूनिट मास का, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम मेजर करेंगे जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। मतलब जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई 1 किलोग्राम या फिर एक यूनिट मास के बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की। लेकिन 1 कैलोरी की बात कर रहे हैं तो ये हमने वाटर के लिए यूज किया। अब देखिए वाटर भी एक तरह का मटेरियल है, तो हम जितनी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 ग्राम वाटर को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई है वो है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी क्या हो गया, मतलब जितनी भी हीट है वो हीट कितनी हो गई, वो हो गई 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप टर्म ऐसे चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखो 1 कैलोरी को आप कन्वर्ट कर सकते हो 420, है ना, 420 वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ जो 1 कैलोरी बराबर होती है वो कितने जूल के बराबर होती है, 420 418 समथिंग था। तो यहाँ ऐसे कन्वर्ट करके 420 जूल कह सकते हैं। और आप केल्विन और ग्राम को भी कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उसको कन्वर्ट करके भी कह सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 कैलोरी क्या है और एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। अब इनका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की ये बताती है कि कौन सा मटेरियल अपने अंदर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। सपोज दैट मैंने 1 किलोग्राम वाटर ले लिया, वहीं 1 किलोग्राम का मैंने ले लिया एल्यूमिनियम की शीट। अब दोनों को मैंने हीट दी। अब बताइए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किसका जल्दी से बढ़ सकता है, तो ऑब्वियस है एल्यूमिनियम की शीट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम बढ़ जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ेगा, ये खुद की उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब जहां मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम को, तो जिसको मैं ज्यादा हीट दे रहा हूं तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको समझ आ गया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर किसकी ज्यादा होती है। देखिए वाटर की अभी तक जो ज्ञात एलिमेंट हैं, जितने भी मटेरियल आपको पता है, उनमें सबसे ज्यादा जो होती है वाटर की मानी जाती है। वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 4200। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने यहाँ 1 ग्राम की निकाल रखी थी ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसको चेंज करेंगे तो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर आप 1 केल्विन से बढ़ा रहे हैं, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 4200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि 4200 जूल अगर पानी की है तो बर्फी की और भी कम है, 2100 जूल है, आयरन की और भी कम है क्योंकि ये एकदम गर्म हो जाते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से एक चीज और पता लगती है
जिन एलिमेंट की या फिर जिन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है वो बहुत ज्यादा देर तक ही गर्म रहते हैं और बहुत ज्यादा देर में भी गर्म होते हैं। मतलब पानी को आप गर्म करोगे तो बहुत ज्यादा देर में तो वो गर्म होगा और बहुत ज्यादा देर में वो ठंडा भी होगा, दोनों उसी के लिए हैं। तो पानी बहुत ज्यादा देर में गर्म होता है और बहुत ज्यादा देर में ठंडा होता है। वहीं अगर एल्यूमिनियम या लोहे की बात की जाएगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत जल्दी बढ़ भी जाएगा और बहुत जल्दी घट भी जाएगा। अब आता है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर हम बहुत एक्सप्रेस करके नहीं पढ़ेंगे, एक बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन कहते किसे हैं? अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन कहते किसे हैं, अगर आपके पास कोई रोड है और आपने इसको हीट देनी शुरू कर दी तो ये रोड जो है यहाँ से फैल जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है, मतलब लंबाई में बढ़ जाती है। अगर इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के मुकाबले बहुत ज्यादा है तो चौड़ाई में तो इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी लंबाई में बढ़ेगी। तो ये जो है लंबाई में बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर एक्सपेंशन। अब आपके पास शीट है जो कि एक स्क्वायर, जो कि एक एरिया बना रही है, तो इस शीट की लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अब आपने इसको हीट देनी शुरू कर दी तो क्या होगा, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी। तो हो सकता है गर्म करने के बाद बहुत ज्यादा इतनी चौड़ी दिखाई देने लगे। तो यहाँ तो सिर्फ लंबाई बढ़ रही थी, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लंबाई बहुत ज्यादा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा। यहाँ पर सिर्फ लंबाई थी, चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस कंडीशन में तो यहाँ होगा लीनियर, एक लाइन के रूप में होगा, और यहाँ पर होगा एरियल, मतलब एक एरिया के रूप में। अब सपोज दैट आपके पास कोई इस तरह की शेप है जिसके अंदर वॉल्यूम है, इस तरह की शेप है जिसके अंदर वॉल्यूम है। जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट कर दोगे तो ये इसकी लंबाई भी बढ़ेगी, इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी और इसकी डेप्थ भी या फिर ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो ये तीनों तरह से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, एक पूरे वॉल्यूम के अंदर बढ़ना, पूरा वॉल्यूम का बढ़ना। तो ये हो गया पूरा वॉल्यूम का एक्सपेंशन, ये हो गया एरियल एक्सपेंशन और ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। तो तीन तरह के एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ये आपको पता लग गया होगा, ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट होते हैं और उन कोफिशिएंटों का रेशियो जो होता है वो 1:2:3 होता है। अगर लीनियर एक्सपेंशन 1 है तो एरियल जो होगा वो 2 होगा और वॉल्यूमेट्रिक जो होगा वो 3 होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत पूछा गया है। जो ये बताता है कि जो एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो 2 गुना है लीनियर का। वहीं अगर वॉल्यूमेट्रिक की बात की जाएगी तो 3 गुना होगा ये किसका? एल्फा का। एल्फा क्या? लीनियर का। ठीक है, अब आपको बता देता हूं कुछ वाटर के बारे में। तो वाटर क्या होता है? एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। वाटर की एक अलग बिहेव करता है एक्सपेंशन के। अगर एक्सपेंशन लिया जाए वाटर का तो इसका अलग तरह से एक्सपेंशन होता है। तो वाटर सबसे पहले क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये वाटर है, तो वाटर को जब आप गर्म करना शुरू करोगे मतलब उसको हीट दोगे, तो जब उसको हीट दोगे मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोगे उसको, वो अपनी कैपेसिटी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब आप उसको हीट देना शुरू कर दोगे तो सबसे पहला वाटर की ये खुद की अपनी प्रॉपर्टी है कि वाटर हीट पाकर सुकड़ने लगता है और वो तब तक सुकड़ता है जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। इसलिए ये कहा जाता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर सबसे ज्यादा सुकड़ चुका होगा, सबसे ज्यादा सुकड़ चुका होगा। जब सबसे ज्यादा सुकड़ चुका होगा तो एटम्स पास पास में आ चुके होंगे, जब पास पास में आ चुके होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास में आ चुके होंगे, तो ये कहा जाता है डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी सुकड़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी भी फैलना शुरू कर देता है। तो ये कुछ अलग अलग बिहेव, उल्टा सीधा बिहेव कर रहा है वाटर, तो इसको ही बोलते हैं एनोमोलस। ये है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, समझ रहे हैं? तो ये अलग लिक्विड है, ये और लिक्विड की तरह नहीं होता है। अलग अलग लिक्विड अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन वाटर का तो कुछ अलग ही बिहेव रहता है। अब अगला टॉपिक आता है, पहले इसको रफ कर देता हूं। अगला टॉपिक आता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हीट का ट्रांसमिशन कितनी तरह से हो सकता है? देखिए हीट का ट्रांसमिशन कैसा हो सकता है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर ए बॉडी बी बॉडी कुछ डिस्टेंस पर रखी है और ए के अंदर अपना खुद का टेम्परेचर है, तो ए बहुत हाई टेम्परेचर पर है। जब ए बहुत हाई टेम्परेचर, बी कम टेम्परेचर पर है, तो क्या होगा?
ये बॉडी ए ये अपने हीट लॉस करेगी, अपना टेम्परेचर कम करेगी, अपनी हीट लॉस करेगी। तो इसकी हीट होगी वो या तो रोशनी के रूप में निकलेगी या फिर रेडिएशन के रूप में निकलेगी। तो ये रेडिएशन इस बॉडी के पास भी जाएगा, तो इस बॉडी के पास जाएगा। तो अगर इसका बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि सूरज है, देखो सूरज इतनी दूर है और यहाँ पर अगर कोई ठंडा मेटल रख दिया जाए, ठंडा मेटल धूप में, तो कुछ देर बाद ये ठंडी मेटल जो है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने सूरज की हीट को एब्जॉर्ब भी किया। तो देखो ये भी तो एक तरह से हीट का ट्रांसमिशन है ना। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को बोलते हैं रेडिएशन। इस तरह के हीट के ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं? रेडिएशन। अब सपोज दैट इसको मैं रफ अब एक बॉडी ए ये थी, बॉडी बी ये थी। अब आपने यहाँ से एक किसी कनेक्शन कर दिया गया, आपने यहाँ से जोड़ दिया गया है इसको किसी रोड के थ्रू या फिर किसी मतलब एल्यूमिनियम के थ्रू जोड़ दिया या फिर आयरन के थ्रू जोड़ दिया, किसी मेटल के थ्रू जोड़ दिया है। तो ए का तो टेम्परेचर बहुत हाई था पहले से ही। तो अब क्या करेगी, जो इसके मॉलिक्यूल्स है यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स करेंगे इस रोड के मॉलिक्यूल्स को गर्म, और इस रोड के मॉलिक्यूल्स अपने ही दोस्तों को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हीट का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में बी तक आ जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है घर में। अगर घर में आपके पास कोई चिमटी वगैरह है, उसको अगर आपके पास कोई रोड समझ लीजिए, और उसको आप गैस के चूल्हे पर ले जाइए और गैस चूल्हा ऑन कर दीजिए, तो पहले तो ये सिरा गर्म हो जाएगा, लेकिन देखते ही देखते जो आप हैंडल पकड़े हुए हैं ये भी गर्म हो जाएगा, अगर लोहे का है या फिर आयरन का है तो इस तरह के हीट के फ्लो को बोलते हैं कंडक्शन। अब आता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहाँ होता है? कन्वेक्शन होता है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। कन्वेक्शन कहाँ देखते हो आप? तो कन्वेक्शन देखते हो आप घर में पतीली वगैरह होती रखी हुई। पतीली मतलब कोई बर्तन रखा हुआ है, कोई घर में बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है। जब पानी आप गर्म करते हो तो पानी होता क्या है, पानी के जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले वो हीट लेते हैं, है ना, क्योंकि नीचे आग लग रही है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे। हीट लेकर वो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे होकर नीचे को आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, फिर ऊपर नीचे। तो इस तरह ऊपर नीचे लगातार चलते रहते हैं। तो ऊपर नीचे चलने को ही ये जो होता है एनर्जी के इस तरह के ट्रांसमिशन को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जनरली हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं एटमॉस्फेयर में। कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में नीचे की हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो गर्म हवा जो है ना, गर्म की टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, तो ऊपर चली जाती है। जो ऊपर की ठंडी हवाएं हैं वो फिर नीचे को आ जाती हैं, तो हमें ठंडी ठंडी हवाएं फील होती हैं। तो वो यही रीजन है। तो ये आप डिटेल में पढ़ना चाहे पढ़ लेना, लेकिन मैंने पूरी तरह से इसको बता दिया है। देखो ये लिखा हुआ, अर्थ एटमोस्फेयर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो अर्थ का एटमोस्फेयर है वो हीट होता है कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। और रेडिएशन तो क्या होता है, रेडिएशन तो बस एक बॉडी यहाँ एक बॉडी यहाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को डायरेक्ट गर्म करता है, बीच के मीडियम गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये रेडिएशन के थ्रू आ रही है, किरणों के थ्रू आ रही है। अब आता है अगला पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का कूलिंग का नियम क्या था, तो ये देख लेते हैं। तो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट का जो लॉस है ना, रेट ऑफ हीट लॉस, तो मैं यहां से लिख देता हूं हीट लॉस का रेट, नीचे टाइम आ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो ये बॉडी का है माइनस सराउंडिंग का है। तो हीट लॉस का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट का मतलब यहाँ पर टाइम है ना, टाइम, तो यहाँ को टाइम ही लिख देता हूं। तो थीटा बी माइनस थीटा एस इज इक्वल टू होता है हीट अपॉन टाइम। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, कि जो हीट लॉस होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगी, किसके, सिस्टम के और सराउंडिंग के। सिस्टम वो है जो गर्म है, सराउंडिंग वो है जो बाहर है, जो ठंडा है। तो ये हीट लॉस जो डिपेंड करेगा वो सिस्टम और सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। तो इसका बहुत एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े प्यारे एग्जांपल है, बड़े दिमाग लगाने वाले एग्जांपल है। अब देखिए, सपोज दैट आपके पास एक गरम गरम चाय है, आपके पास बहुत गर्म चाय है, आपने उसको यहाँ पर ठंडे एटमोस्फेयर में रख दिया, मतलब आप पीने के लिए लेकर आए, आपने टेबल पर रख दिया। अब क्या होगा, शुरुआत में इस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो बहुत कम होगा। बॉडी का तो बहुत हाई है, सराउंडिंग का बहुत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो इसका मतलब थीटा बी है बॉडी का और थीटा एस बहुत कम होगा। तो इसका मतलब जब इन दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है
बॉडी का बहुत ज्यादा है और इसका बहुत कम है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो हीट लॉस जो होनी शुरू होगी शुरुआत में तो बहुत तेजी से होगी, है ना, हीट लॉस बहुत तेजी से होगी ना, क्योंकि वो सराउंडिंग और सिस्टम के टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। अगर देखिए दोनों ही टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएं तो क्या हीट फ्लो होगी, क्या कप जो है बाहर को हीट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी वही है जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो जाते हैं तो हीट फ्लो नहीं होती है। हीट फ्लो तभी होती है जब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस रहता है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ, जब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है, मतलब सिस्टम का अलग है और सराउंडिंग का अलग है, तो शुरुआत में हीट बहुत तेजी से फ्लो होगी। तो कब तक फ्लो होगी? जब तक कि टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो तभी तो आप रख देते हो बॉडी रख देते हो, तो उसका टेम्परेचर शुरुआत में बहुत होता है, फिर धीरे 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 कम होते होते उतना टेम्परेचर रह जाता है जितना सराउंडिंग का होता है। तो इसका मतलब क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या है कि अगर कोई बॉडी शुरुआत में 1 मिनट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लॉस करती है, तो वो अगले मिनट मतलब दूसरे मिनट में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज नहीं करेगी, लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी कम टेम्परेचर लूज करेगी। क्यों? ऐसा क्यों? देखो शुरुआत में हीट ज्यादा होगी तो एकदम फटाफट हीट निकालेगी। अब जब एक बार हीट निकल गई तो क्या अगली बार भी इतनी ही रेट से हीट निकालेगी? तो जवाब है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी अब थोड़ा बहुत बढ़ चुका होगा, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा, तो इतने रेट से हीट ट्रांसफर नहीं होगा जितना पहले हुआ था जब बहुत ज्यादा गर्म था हमारे पास कप। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप दिल से देखें इसको और अच्छे से पढ़ें। अब देखते हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर इज सेम फॉर ऑल सरफेसेस एट द सेम टेम्परेचर। तो किरचॉफ ने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर अगर सरफेस सेम है, सेम फॉर ऑल सरफेसेस, एक बार और पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, तो इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्शन पावर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है सभी सब्सटेंस के लिए अगर टेम्परेचर सेम है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर टेम्परेचर एक सा होगा, दो सब्सटेंस होगा, तो उनकी इमिसिव पावर भी उतनी ही होगी जितनी उनकी एब्जॉर्प्शन पावर है। जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एक लोहे की शीट है, एक आयरन की शीट है, एक एल्यूमिनियम की शीट है, अब इनके टेम्परेचर सेम है, तो भाई ये भी उतनी ही रेडिएशन को निकालेंगे जितने की ये निकालेगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों के सेम है। तो किरचॉफ लॉ सिग्निफाइज दैट गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, जो अच्छे अवशोषक होते हैं, जो अच्छे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं हीट को, वो अच्छे इमिटर भी होते हैं। अगर एक ही टेम्परेचर की बात की जाए तो गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। तो ये था किरचॉफ का नियम। आगे देख लेते हैं कुछ और। अब देखिए इसके थ्रू एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इफ शाइनिंग मेटल बॉल विद सम ब्लैक स्पॉट। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बॉल है जो कि मेटल की बनी हुई है, इसके ऊपर एक काला सा स्पॉट बना हुआ है, काला स्पॉट है। तो इफ ए शाइनिंग मेटल बॉल विद ब्लैक स्पॉट, इस पर काला स्पॉट बना हुआ है, इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। तो इस कंडीशन में जब इसको बहुत ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो ये काला स्पॉट जो है, ये पूरी मेटल बॉल तो चमकती हुई दिखाई देगी, शाइनिंग करेगी। क्या ये जो थोड़ा सा स्पॉट है, क्या ये शाइन करेगा? तो जवाब है ये शाइन नहीं करेगा। लेकिन जब इसको किसी डार्क प्लेस में रख दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में ये ब्लैक स्पॉट जो होगा फिर बहुत ज्यादा तेज चमकने लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो देख लेते हैं, if a shining metal ball with some black spot on its surface is heated to a high temperature and seen in dark, और अंधेरे में देखते हैं तो shining ball becomes dull, शाइनिंग बॉल डल हो जाती है, बट द ब्लैक स्पॉट शाइनिंग ब्राइटली, जो ब्लैक स्पॉट होता है ये ज्यादा तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ब्लैक स्पॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन ड्यूरिंग द हीटिंग एंड इमिट इन डार्क। जब हम इसको गर्म कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो अब ये ब्लैक स्पॉट ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था और अब ये अंधेरे में ले जाने पर ज्यादा हीट को अपने अंदर से इमिट कर रहा है। तो अभी जो कहा था किरचॉफ ने वो बात यही थी कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे इमिटर भी होते हैं, जो अच्छे से एब्जॉर्ब करना जानते भी हैं हीट को, तो वो अच्छे से अपने अंदर से हीट निकालना भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बॉडी है, जितनी भी ब्लैक बॉडी होती है वो जल्दी जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर भी लेती हैं
और वो जल्दी जल्दी हीट को अपने अंदर से इमिट भी कर देती हैं। तो द ब्लैक बॉडीज आर बेस्ट इमिटर एंड बेस्ट एब्जॉर्बर ऑल्सो। अब देख लेते हैं स्टीफन्स लॉ के बारे में। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है? द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। जब कोई, इन्होंने ब्लैक बॉडी पर ये एक्सपेरिमेंट किया था स्टीफन्स ने, तो उन्होंने कहा कोई ब्लैक बॉडी पर जो एनर्जी इमिट करेगी, कोई भी ब्लैक बॉडी अपने पर यूनिट एरिया से, ये ब्लैक बॉडी मान लीजिए, तो पर यूनिट एरिया से, अपने पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी इमिट करेगी वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर के इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। मैंने इसके बारे में अभी पीछे इस वीडियो के अंदर कुछ और भी बताया था। मैंने बताया था पायरोमीटर के बारे में बताया था। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी इसी तरह से वर्क कर रहा था। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, जिसको बोलते हैं स्टीफन्स लॉ। और यहाँ पर सिग्मा जो है, सिग्मा ये स्टीफन कांस्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, हम हीट के थ्रू किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो स्टेट को चेंज कर सकते हैं सब्सटेंस की हीट के थ्रू। तो ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, ये सब का सब हम सॉलिड लिक्विड वेपर, ये केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ चुका हूं, मैं बता चुका हूं। केमिस्ट्री का जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया था, वो वहां पर जाकर देख लीजिए प्लीज। वहां पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्यूजन क्या होता है ये बता चुका हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। वेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, सब सारे पॉइंट्स वहां पर डिस्कस हो चुके हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कंडेंसेशन वगैरह ये सारे वेपोरेशन इवेपोरेशन सब मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। कौन सी वीडियो में? आप जाकर ल्यूसेंट की मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ल्यूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश के नाम से इस तरह की कोई प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले चैप्टर में ये सब कुछ बता दिया। देखिए, पहले चैप्टर में इसी तरह का बेसिक था उसके अंदर, जो आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब मैं यहाँ को जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बताने लाया है, कि मैं वो बता देता हूँ कि लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? देखिए, लेटेंट हीट तब यूज करते हैं, देखो दो तरह की हीट को यूज करते हैं। मैं आपको बताया है, मैंने आपको एक हीट तो बता चुका हूँ, दूसरी हीट ही है, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से आप दोबारा कर देता हूँ, है ना। सपोज दैट मेरे पास ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल को मैं सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इसकी स्टेट चेंज नहीं कर रहा, इसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। क्या आप ध्यान दें मेरे लफ्जों पर, मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मैं इसकी स्टेट चेंज नहीं कर रहा। स्टेट चेंज करने का मतलब ये है कि इसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, है ना, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया, वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होती है स्टेट चेंज। लेकिन मैं स्टेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जो मैं एनर्जी देता हूँ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर अब मैं इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखूं, यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब मैंने टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, और अब मैं इसको हीट दे रहा हूं। तो देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है और हीट दी जाती है, तो अब जो होती है इस कंडीशन में बॉडी की क्या हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। बॉडी की स्टेट चेंज होने का मतलब ये है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर है तो कंडेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उसकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट हमने सॉलिड लिक्विड गैस ये 3 स्टेट पढ़ रखी है, तो ये हो जाती है स्टेट चेंज। जब हम स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर तो वही रहता है, लेकिन स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो कहलाती है लेटेंट हीट। दिमाग में बच्चों के ये आ सकता है कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदला, तो स्टेट चेंज कैसे हो गई। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदला, तो स्टेट चेंज कैसे हो गई। अरे स्टेट चेंज ऐसे हो गई यार कि हमने जो हीट दी है ना, जो एनर्जी दी है, वो एनर्जी टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रही ना उस बॉडी का, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है स्टेट चेंज कर रही है। सपोज दैट अगर वाटर की बात की जाए, वाटर अगर यहाँ पर वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो जो मैं एनर्जी दूंगा, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए जितनी एनर्जी दूंगा, वो सारी एनर्जी इसको पिघलाने में नहीं लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भी तो होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बना दिया मैंने इसको। तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है वो बोलते हैं लेटेंट हीट के बारे में, है ना। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, Q = ml होता है। Q = जो होता है हीट होता है, तो लेटेंट हीट है वो है L, जिसका यूनिट होता है जूल पर
किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम जो होता है वो लेटेंट हीट का यूनिट होता है। तो लेटेंट हीट भी दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड। सॉलिड से अगर लिक्विड बना रहे हो तो आप फ्यूज कर रहे हो ना सॉलिड को, तो ये होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप वेपोराइज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू इस वेपर स्टेट। तो लिक्विड से अगर आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो तो 0 डिग्री से, अगर ये है 100 डिग्री का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है और इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट वाटर की अगर बात की जाए, सिर्फ वाटर पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वाटर की जो होती है फ्यूजन की वो होती है 80, वहीं अगर वेपोराइजेशन की बात की जाए तो होती है 540। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वाटर की 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी लगेगी 1 ग्राम वाटर के लिए। वेपोराइजेशन के लिए कितनी लगेगी भाई? 540 कैलोरी लगेगी उसको पर ग्राम, उसके पर ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए काय में? वेपर के अंदर। तो आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, सिर्फ आपको एनर्जी देनी है और वो एनर्जी सारी की सारी उसकी स्टेट चेंज करने में लग जाए, है ना। उसकी स्टेट मतलब अगर अब सॉलिड है तो वो पिघलना शुरू हो जाए, लिक्विड में बन जाए, लेकिन टेम्परेचर उसका किसी तरह से ना बदले। तो ये होती है लेटेंट हीट। सब्लिमेशन पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, देख लें वहां से। होवर फ्रोस्ट क्या होता है? ये सब्लिमेशन का उल्टा प्रोसेस होता है, इसको डी सब्लिमेशन के नाम से मैंने बता रखा है, इसको होवर फ्रोस्ट भी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये नया टर्म है आपके लिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, लेकिन पहले ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये होता है जितने वाटर होता है, वाटर है ना, वाटर का जो वाटर वेपर जो होती है वो अगर एयर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, वो होती है ह्यूमिड एयर। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो पहले हम देख लेते हैं जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी, और उस ह्यूमिडिटी को मैं सैचुरेट टेम्परेचर तक ले जाऊं, सेम टेम्परेचर पर उसी को सैचुरेट कर दूं, तो उन दोनों ह्यूमिडिटी का रेशियो कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या? वाटर वेपर का क्या वॉल्यूम, वाटर वेपर का सेम वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए जो एनर्जी मतलब सैचुरेट करने में सैचुरेट कर दिया गया है, तो उन दोनों ह्यूमिडिटी का रेशियो कहलाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू जो नीचे वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, वो करते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। देखो एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। तो ये ग्रो है, ड्रो नहीं है। ये एक होता है डी से, एक होता है जी से। तो ये हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ना। अब आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है इंक्रीज कर जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आता है एयर कंडीशन। तो एयर कंडीशन क्या होती है? हर किसी को अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन चाहिए एयर की। कोई कहता है कि मुझे यार ठंडी एयर चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। तो एक एवरेज लिया गया है कि कोई सी भी हेल्थी या फिर फेवरेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन कौन सी होगी किसी भी ह्यूमन के लिए। तो वो कंडीशन होगी जब टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये हर ह्यूमन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि मार्च अप्रैल में चलता है या फिर अक्टूबर नवंबर में चलता है। तो ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा मजेदार मौसम होते हैं, अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है इसमें। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसके अंदर जो होती है नॉर्मल रहती है, लगभग 60 से 65% रहती है। तो आपको ये याद करना है कि अगर फेवरेबल कंडीशन देखोगे किसी भी ह्यूमन के लिए कौन सी है, तो वो है ये कि टेम्परेचर जो चाहिए लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग चाहिए 60% से लेकर चाहिए 65% तक, और स्पीड ऑफ एयर जो चाहिए वो लगभग 0.75 मीटर पर मिनट चाहिए, या फिर 2.5 मीटर पर मिनट तक चाहिए। तो मतलब ज्यादा तेज हवा ना चलती हो, इतनी हवा चलती हो जो उसे बेहतरीन से फील करा सके, उसे मजा आ सके। तो आगे देख लेते हैं। अब इसके अंदर आता है कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पूरा हीट के बारे में पढ़ लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ गए, ये पूरा चैप्टर यही खत्म हो जाता। तो हीट पूरी खत्म हो जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जितना इसमें दे रखा है मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा, वरना थर्मोडायनेमिक्स तो खुद अपने में एक पूरा की पूरी एक बुक है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको है?
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सपोज दैट आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, आपने इस कंटेनर को हीट देनी शुरू कर दी, तो कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास उनकी अपनी खुद की पहले से इंटरनल एनर्जी होगी, है ना, उनकी अपनी पहले से इंटरनल एनर्जी होगी। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो इनकी इंटरनल एनर्जी भी अब बदल जाएगी। तो इसका मतलब जो आपने हीट दी है तो उस हीट ने क्या किया, पहले तो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खत्म हो गई, लेकिन कुछ हीट ऐसी होगी कि इनकी इंटरनल एनर्जी के साथ साथ इस सिस्टम से वर्क भी करवाएगी। सपोज दैट यहाँ को मैं पिस्टन लगा देता हूँ, ऊपर को मैं पिस्टन लगा देता हूँ, ये पिस्टन हो गई, अब यही पिस्टन, इसको मैंने इसी को पिस्टन बना दिया, ये पिस्टन हो गई, ठीक है, तो ये पिस्टन हो गई, इसको सही करके दिखा देता हूँ, ये पिस्टन हो गई। तो अब क्या होगा, इस हीट ने इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया भी होगा, जब इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी तो ये गैस फैलने स्टार्ट करेगी, जब फैलेगी तो ये गैस इस पर प्रेशर लगाएगी, जब इस पर प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन ऊपर को उठ जाएगी। जब पिस्टन ऊपर को उठ गई तो इसका मतलब क्या है, इस हीट ने दो काम करे, एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, दूसरा इससे वर्क भी ले लिया। तो इस तरह से जो हमने एनर्जी दी है वो हमने दो कामों में वेस्ट करवा दी इससे, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़वाने में और एक वर्क लेने में। तो मैथमेटिकली जो वर्क हुआ है प्लस इंटरनल एनर्जी बढ़ी है वो बराबर होगी जो मैंने एनर्जी दी है इसको। तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ये बताता है कि आपने जो एनर्जी दी है वो खत्म नहीं हुई है, वो एक तो इंटरनल एनर्जी में खत्म हो गई और दूसरी हो गई उसको वर्क कराने में। तो अल्टीमेटली वर्क वाली एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, यही तो है हमारी क्या, जो एनर्जी सप्लाइड की थी। तो इसका मतलब जो एनर्जी देते हैं वो एनर्जी खत्म नहीं होती, किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये काय पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अब देखते हैं कुछ हमारे पास प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। इनको समझ लेते हैं, बहुत ही प्यार से देखिएगा आप, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मेरे पास कोई एक ऐसी बॉडी है जिसको मैं हीट दे रहा हूं और इससे कुछ ना कुछ काम भी ले रहा हूं। तो इस तरह से मैं उसको हीट दे रहा हूं कि इसका बॉडी का टेम्परेचर लगभग सेम ही रहे, इस बॉडी का टेम्परेचर ना बदले, क्योंकि मैं हीट के साथ साथ इससे वर्क भी तो ले रहा हूं भाई। तो इसका मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर लगभग ना बदले। तो इस कंडीशन में जब बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है और आपने उसे हीट भी दी है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। जो आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम रहे तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम इन सच अ वे द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, द प्रोसेस सेड टू बी एन आइसोथर्मल। ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिससे जो बहुत सारे प्रोसेस होकर गुजरता है, अलग अलग कंडीशन से निकल कर गुजरता है, लेकिन टेम्परेचर सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्या है आपके पास एक प्रोसेस वो भी होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर बदल जाए, आपने कुछ हीट वीट दी और सिस्टम का टेम्परेचर बदल जाए, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी बराबर होता है कांस्टेंट, लेकिन एडियाबेटिक के लिए होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इफ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जब कोई इस तरह का कोई प्रोसेस हो जिसके अंदर सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का हीट का ट्रांसफॉर्म ना हो, तो हीट ट्रांसफॉर्म कम होगी जब आप इसको ढक दोगे किसी अच्छी चीज से, किसी अच्छी चीज को इसको चारों तरफ लगा दोगे। जैसे कि थर्मल फ्लास्क होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही अच्छे इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, बहुत ही अच्छे हीट एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं जो इस सिस्टम की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन रियल में कोई ऐसा नहीं बन पाया है जो आइडियली एडियाबेटिक बन जाए। आइडियली मतलब क्या, कि आपने इसके अंदर कोई गर्म चीज रख दी, इसको बंद कर दिया चारों तरफ से और 1 महीने के बाद खोला तो आपको उतना ही गर्म मिला, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आइडियली तो नहीं है कोई सी चीज। अब ये है कि हाँ 2-3 घंटे या 4 घंटे तक आप इसके अंदर चाय वगैरह को गर्म रख सकते हैं थर्मल फ्लास्क के अंदर, तो ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सडनली expanded
इट इज चेंज इनटू ड्राई आइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें कि अगर सडनली बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेंड कर दिया जाए किसी बर्तन के अंदर, मतलब ये कह दीजिए किसी सिलेंडर के अंदर है और यहाँ से इसका ओपनिंग है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत तेजी से इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाला इसके अंदर से, तो ये उड़ेगी नहीं, गैस बन कर नहीं निकलेगी, ये सफेद सफेद झाग के रूप में या फिर सफेद सफेद बर्फ के रूप में नीचे को फैल जाएगी। तो ये होता है ड्राई आइस, जो कि आपको दिखाई देता है माउंटेन वगैरह पर ड्राई आइस ही होता है। ये प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको केल्विन स्टेटमेंट समझना होगा और क्लॉसियस स्टेटमेंट समझना होगा। चलिए देख लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, जिसके अंदर ये तो पता रहता है कि एनर्जी कंजर्व है ना, ये पता नहीं रहता कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये बताता है, इस चीज की गारंटी देता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि एनर्जी है तो है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये बताता है। तो इस चीज को बताने के लिए केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट वगैरह भी थे। अब देख लेते हैं केल्विन क्लॉसियस ने क्या कहा था। केल्विन स्टेटमेंट ने ये कहा था कि देखिए जो आपके पास सारी की सारी एनर्जी आपके सिस्टम पर दे रहे हैं, वो सारी की सारी एनर्जी वर्क में तो कन्वर्ट किसी हाल में कतई नहीं हो सकती। तो सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, किसी हाल में नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ वो दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट होगी। उन्होंने ये कहा था, जो बात सच है। तो केल्विन स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि ये बात बिल्कुल सही है कि सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये सोर्स है और ये सिंक है, देखो सिंक का टेम्परेचर तो बहुत ही कम रहता, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा रहता। तो उन्होंने कहा सिंक से सोर्स की तरफ को हीट फ्लो नहीं होगी। देखिए हमको खुद अगर हम ऑब्वियसली देखें कि सोर्स से सिंक की तरफ को हीट जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सिंक से सोर्स की तरफ को हीट नहीं जाएगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना लगाई जाए। सिंक से सोर्स की तरफ को तभी जाएगी हीट जब कोई डिवाइस लगाई जाएगी। तो समझ रहे हैं आप क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या, हीट बाय इटसेल्फ, अपने आप से हीट नहीं फ्लो होगी ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ को। तो ये समझ गए आप क्लॉसियस स्टेटमेंट। और केल्विन ने क्या कहा था कि सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब आता है हीट इंजन। तो हीट इंजन के बारे में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हीट इंजन क्या है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है, तो हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को और मैकेनिकल वर्क में। तो हीट एनर्जी आपके पास होगी, उसको लगातार मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा हीट इंजन, जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू चलेगा। अब देखिए किसी भी हीट इंजन के अंदर तीन पार्ट तो बेसिकली होते हैं। क्या होता है, एक सोर्स होता है उसके अंदर जो कि हॉट बॉडी होता है, और एक सिंक होता है जिसके अंदर जो वेस्ट एनर्जी है या हीट वगैरह है वो ट्रांसफर की जाती है। मतलब सिंक मतलब एक कोल्ड रीजन होता है, और एक होता है वर्किंग सब्सटेंस जो कि आपका फ्यूल होता है। तो ये दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है इंटरनल कंबशन इंजन और एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के लिए आपको क्या करना होता है, जो कंबशन होता है, जो मतलब हीट जनरेट की जाती है वो इंजन के अंदर ही की जाती है। जैसे कि ऑटो इंजन हो गए या पेट्रोल इंजन हो गए, जिनकी इफिशियंसी लगभग 52% और डीजल इंजन की इफिशियंसी होती है 64%। तो ये डीजल इंजन भी एक इंटरनल कंबशन इंजन है और पेट्रोल इंजन भी एक इंटरनल कंबशन इंजन है। तो इनकी इफिशियंसी लिखी हुई है 52% होती है इंटरनल कंबशन में पेट्रोल इंजन की, और डीजल इंजन की होती है 64% इफिशियंसी। अगर वहीं बात की जाए एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन वो होते हैं जिसमें हीट जो जनरेट की जाती है वो जहां से आप वर्क ले रहे हो ना उसके बाहर जनरेट की जाती है। जैसे कि स्टीम इंजन हो गए, जो भाप वाले इंजन होते हैं वो, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का ये एग्जांपल है। इनकी जो एफिशिएंसी होती है ये बहुत कम होती है, 20% होती है। अब वो देखिए कैसे कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप कंबशन कहीं और करा रहे हैं, हीट कहीं और पैदा करवा रहे हैं और आप एनर्जी कहीं और ले रहे हैं, तो आपको क्या है, एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको शाफ्ट्स वगैरह लगाने पड़ेंगे जिसके अंदर एनर्जी लॉस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन और हीट इंजन में इतना ही है। आगे देख लेते हैं। अब इसके अंदर एक डिवाइस और आती है जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, और एक होता है हीट पंप, इसको हीट पंप भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सपोज दैट ये मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर है और ये मेरे पास है हीट, मतलब हॉट रीजन बोल दीजिए इसको। तो ये हॉट रीजन है और ये मेरे पास है कोल्ड रीजन। तो ये कोल्ड रीजन है। और अब आपको क्या करना होगा, अब आपको किसी भी तरह से ये से कोल्ड रीजन
पहला तो नॉर्मल था, ये कोल्ड रीजन इसको बनाया जाएगा। तो इस नॉर्मल रीजन के अंदर से आपको हीट निकालनी है। तो जब आप यहाँ से हीट निकालोगे और इसको फेंकोगे हॉट रीजन की तरफ को, मतलब सराउंडिंग की तरफ को फेंकना है, तो सराउंडिंग ही है आपकी। इसके मुकाबले में अब सराउंडिंग के मुकाबले में ये रीजन कैसा हो जाएगा, ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। जब आप लगातार हीट निकालते रहोगे, यहाँ से लगातार निकालते रहोगे, तो ये क्या होगा, ये उतना ठंडा होता चला जाएगा। और ये गर्म है तो और गर्म होता चला जाएगा। तो आपको ये हीट निकालनी है, तो आप ये डायरेक्ट हीट तो नहीं निकाल सकते, आपको कुछ एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ती है और आपको इसके अंदर हीट सप्लाई या फिर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जब आप एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी क्या करती है, यहाँ से हीट को निकलवाने का काम करती है। तो इस तरह से ये रीजन हो जाता है कोल्ड, तो ये और ये रीजन हो जाता है कोल्ड हॉट। तो हमें ये कोल्ड रीजन चाहिए। इस कोल्ड रीजन के अंदर आपको पानी भी ठंडा कर सकते हो, या फिर आप एसी वगैरह चला सकते हो, या हवा ठंडी कर सकते हो, कुछ भी ठंडा कर सकते हो इस रीजन के थ्रू। तो ये डिवाइस कहलाती है, इस तरह की डिवाइस कहलाती है रेफ्रिजरेटर। जब आपको ये चाहिए होगा, गर्म रीजन चाहिए होगा, तो ये आपको हीट पंप की तरह काम करेगा एज ए हीट सोर्स। जब आपको ये रीजन चाहिए गर्म वाला, तो ये आपको जाड़ों में यूज करना होता है। जब आपको चाहिए होगा ठंडा रीजन, तो आपको ये यूज करना पड़ता है गर्मियों में। और इसके अंदर जो ठंडा करने वाला सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जो इसके अंदर फ्लो करता है फ्लूइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रीऑन भी बोलते हैं, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए काम में आता है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन, इस फ्रीऑन छोड़ते चले जाओ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते चले जाओ और ओजोन को बर्बाद करते चले जाओ। तो ओजोन जो है बर्बाद करने के लिए काम में आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू, ये मतलब फ्रीऑन के थ्रू। तो ये था पूरा हीट का, पूरा ल्यूसेंट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आया होगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे नए नए आपने टॉपिक सीखे होंगे। अगर आपको पता होगा पहले से, तो आपकी उस नॉलेज में सुधार आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।